उससे जो बिजली या सब स्टेशन से जब बिजली चलता है तो सब स्टेशन में मान लीजिए एक सब स्टेशन 4 फीडर चलता है। आपको हम बता रहे हैं कहाँ पर है। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगा तब तक कोई व्यवस्था के परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर हम नहीं सुधारना चाहेंगे तो दुनिया का कोई ताकत हमको सुधार नहीं सकता है, ये बात है। तो जहाँ तक आपको हम थोड़ा हल्का ये दे देते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है। एक सब स्टेशन है, एक सब स्टेशन से 4 फीडर निकला है। सब स्टेशन में क्या और फीडर का बीच में कितना कंज्यूम होता है बिजली, कितना मेगावाट बिजली उसको दिया जाता है, यानी 10 या 15 गांव उसमें इंक्लूड रहता है। तो उसमें देखा जाता है कि 10,000, 5,000 या 500 मेगावाट वहाँ पर बिजली हमने सप्लाई किया। उनके पास रहता है रिकॉर्ड 60 और 40 में वेरिएशन होता है। अब सुन लीजिए मेरे बात को, 60 और 40 में वेरिएशन होता है। उसके बाद 60% जो पैसा हमको मिलने वाला है उसको अगर देखा जाए पूरे झारखंड में 15% अभी तक ठीक से हर महीना पेमेंट होता है। ये भी दिक्कत है। हमने कहा कि जनता जब तक हमें सहयोग नहीं करेंगे, चाहे कोई भी सरकार रहे, तब तक उस व्यवस्था को सुधार करना बड़ी मुश्किल है। फिर भी हमारी सरकार की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है कि बिजली को हम सुधार करेंगे। कहिए आज और कल, जो बीते हुए कल और आज में बहुत परिवर्तन हुआ है। कल बिजली का उतना आवश्यकता हम लोग को महसूस नहीं होता है, लेकिन आज हम लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, जल बिना जीवन का कल्पना करना कठिन है। तो ठीक आज के दिन में, इस शताब्दी में, इस सेंचुरी में बिजली के बिना जीवन का कल्पना करना भी सोचना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये गंभीर समस्या है और हम समझते हैं कि हमारी सरकार कि इसको बहुत जल्द जो कमी है उसको दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन ये हम नहीं कह सकते 101% ही सुधार हो जाएगा, लेकिन इससे बेहतर हम करेंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। सर, ये सूत्री की बैठक थी और मुझे लगता है कि आज पहली बैठक है और इसमें तो सभी लोग हैं शामिल। प्रधानमंत्री आवास तो वर्तमान में बंद हो गया जी। अच्छा, और अभी भी जो पुराना जो ये था भारत सरकार ने बंद किया है। भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया। अच्छा, भारत सरकार ने जो है PM हाउस, देखिए भारत सरकार ने कहा था कि 2022-24 तक हिंदुस्तान का घर कोई भी कच्चा का मकान नहीं रहेगा, लेकिन आप हाथ उठा दिए कि हम कोई पैसा नहीं दे पाएंगे। और जो अभी जो विगत दिनों से जो हमारा लंबित योजना जो है, लाभुक बहुत पैसा सबके खाता में गया है, काम का शुरुआत नहीं किया था। कुछ प्रॉब्लम भी था, लोकल स्तर पर NGT के माध्यम से बालू भी नहीं मिल रहा था। और हम लोग ने एक विभाग की ओर से लोग को दिया गया है कि बहुत जल्द जो है इसको प्रायोरिटी में रखकर जो आवास का आवंटन हो चुका है, जिसका पैसा 21 जा चुका है, उसको जल्द से जल्द कराया जाए। तो NGT की बात आई, बालू की बात आ गई, तब क्या सोच रहे हैं? नहीं, इसलिए बोले कि उसको भी एक कारण है कि वो लोग नहीं कर पाए। ठीक है, उस बताया आपने। अब बालू पर ही आ जाए तो अब क्या करना है? बालू में यही है कि बालू का पहले सरकार में बालू का गुटा में हमारी सरकार नहीं, पहली सरकार ने बालू का घाट का चिन्हित नहीं कर पाया था, लेकिन हमारी सरकार ने बालू घाट का चिन्हित कर चुका है और सिया में जाएगा। मुझे लगता है कि 2 महीना के अंदर यहाँ पर घाट का नीलामी होगी। मंत्री जी, आज की मीटिंग में आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट क्या हुआ? सबसे बेस्ट कहना नहीं, सब एवरेज हम कहेंगे। बेस्ट तो कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि 24 घंटा बिजली मिले। तो अगर हमको पूछे कोई तो हमको बोले कैसा है बिजली, कैसा है, हम तो ग्रामीण सड़क बिजली है 5 साल में बनने बाद फिर रिपेयरिंग नहीं हुआ, बहुत बड़ा। अब उसका भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार हम लोगों ने विधायक का जो है अनुशंसा के आधार पर सड़क हम लोग दिए थे और आज भी दे रहे हैं। जितना भी कमिश्नरी में सड़क 10 साल से लेकर 5 साल तक जो सड़क जर्जर स्थिति में है, हमने किसी का अनुशंसा नहीं। अगर माननीय विधायक दे दे तो दी बेटर, अगर नहीं देता तो विभाग के जो लोग हैं उनको कहा गया है कि अपना कमिश्नरी में खोज कर 5 से 10 साल का जो भी सड़क है उसको लाओ, उसको हम लोग पहले मरम्मती करेंगे। पहले होता था कि गांव में एक रास्ता बना हुआ है वर्षों से, पगडंडी का ऐसा, उस रास्ता को हम रोड बना दिया। आजकल तो हर गांव में शहर का ऐसा बस गया, हर दुकान हो गया, इधर से चहल पहल, मोटरसाइकिल गाड़ी गांव में आजकल काफ़ी घुस रहा है। तो पहले भूमि का भी अधिग्रहण नहीं होता था, वही 8 फीट का रास्ता, एक गाड़ी यहाँ है तो फिर वो गाड़ी को साइड लेने का समय लगता था। तो उसमें भी भूमि अधिग्रहण का हल्का हम लोग
मुआवजा देने की बात भी हम लोग किया है आरयू में। और विगत दिनों में जो हम पुल पुलिया बनाते थे 20 साल 30 साल में उसका कभी मरम्मती नहीं होता था। तो आप विभाग संज्ञान लेकर जो पुल बहुत पहले बना हुआ है पुल पुलिया उसको भी हम लोग मरम्मती करने के काम करेंगे। और जहाँ तक मेरी विभाग की बात है या भी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो गया है, ज़्यादा नहीं, हम मार्च तक आपको समय लेंगे, आपको ग्रामीण क्षेत्र में सड़क दिखाई देगा। इस बात को हम एकदम विश्वास के साथ हम कहते हैं। हमने प्लान चॉकआउट किए हैं और उसका क्वालिटी गुणवत्ता में भी हम उसका सुधार किए हैं, उसको भी आपको देखने मिलेगा। और बाकी जो है मनरेगा के तहत हमने आज कहा है कि 5-5 योजना कम से कम एक गांव में चलना चाहिए। माननीय विधायक दीपिका जी प्रदीप जी का भी एक ये सुझाव था, जो बहुत ऐसा गांव है जहां लोग नए नए गांव में बस गए हैं, वहां पर सरकारी जगह नहीं है, 2-4 हाथ छोड़ दिया है, तो ऐसी जगह लोगों को आना जाना में काफ़ी तकलीफ होता है। तो मनरेगा के तहत हम लोगों ने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो विधायक लिख कर देंगे तो उस मोहल्ला में मिट्टी और मरंग का सड़क भी बना दिया जाएगा और 5 योजना लिया जाएगा। और मिला जुला कर यह कहा जा सकता है कि हम ग्रामीण विकास के मंत्री होने के नाते हमेशा हमारा ये मोटो रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग 70 से 75% लोग रहते हैं। अगर उसका जीवन धारा को थोड़ा भी हम बदलाव कर दें तो निश्चित तौर पर झारखंड का भी बदलाव आएगा। मंत्री जी एक सवाल, और जो ढुलाई हो रहा था अभी भी हो रहा है होगा। हमने कहा कि जनवरी तक इसका स्टार्ट हो जाना चाहिए ताकि कुछ भी कूड़ा करकट या गंदगी जो भी फैला हुआ है नगर परिषद में तो उसको सफाई हो सके, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री जी बात ये नहीं है कि इसकी पुरानी व्यवस्था है और यहाँ हड़ताल हो रहा है, बातें तो ये हैं कि आज अभी के समय में लोगों का पैसा तो बकाया है, इसके पीएफ की राशि बगैर खाता में दिए हर माह काटा जा रहा है। ये 16 माह से कंटिन्यूअस काटा जा रहा है पैसा, और ऐसे 163 लोग हैं जिनका हर माह पैसा कट रहा है और जमा केवल 2 माह का अब तक हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। इसको देखना होगा, जो आपको संज्ञान में दिया तो उस चीज़ को हमको तो देखना होगा। तो इस संज्ञान में नहीं है, जो बात आपके संज्ञान में देगा तो उस बात को तो हम निश्चित तौर पर उसको निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ कमी है उस बात को तो उजागर करना ही होगा। आपने सर कहा कि हम जनवरी तक देखेंगे, लेकिन क्या करते गोटावासी आज 2 महीने उनको वेट करना पड़ेगा सफाई के लिए? सफाई तो एज यूजुअल नहीं, जो है कि सफाई के लिए तो एज यूजुअल जो होता है वो कर ही रहा है और आज भी लिफ्टिंग होगा, लेकिन हम प्रोसेस में ले जाना चाह रहे हैं इसलिए कि तत्काल जो है व्यवस्था को हम लोग सुचारू ढंग से कर सके। आज जो है मान लीजिए कहीं पर हम ले जाकर एक माल को जमा कर देते हैं कोई स्टैक, तो लेकिन आज धीरे धीरे वो बन के कागार में हो गया, मैंने पूरा हो गया, तो ये सब समस्या है। लेकिन हमारा आज भी तो काम निरंतर आपका नगर परिषद काम कर ही रहा है। तो क्या सरकार ये निर्णय लिए कि हम टेंडर पे मजदूर को भी रखें, जैसे यहाँ ये देखिए, ये जिला परिषद के छोटे यूनिट की बात है, ये थोड़े वहाँ से होता है टेंडर। ये जिला परिषद का जो सदस्य जो है चेयरमैन उसको जानकारी करना चाहिए। यहाँ पर प्रभारी जो पदाधिकारी होंगे नगर परिषद के वो ही पद नहीं है, प्रभार में दिए गए एसडीओ को। तो जब तक आप अफसर नहीं भेजिएगा तो आपको तो समस्या का ही पता नहीं रहता है। देखिए झारखंड में आज नहीं वर्षों से, जब से झारखंड बनी है तब से अगर इतिहास को उठाकर देख लिया जाए तो हमारा हैंड का कमी रही, जो भी कारण आज भी हैंड की कमी है। लेकिन हमारा कहना है कि एक यूनिट चुना हुआ है जो जिला परिषद का मेंबर से लेकर अध्यक्ष तक, और अध्यक्ष निर्णय करता है, सफाई का डाक जो होता है वही करते हैं और वही एलोकेट करते हैं। उस क्षेत्र में खराब है, इस क्षेत्र में सड़क बनाना है, यहाँ पर नाला ठीक कराना है, यहाँ पर पानी सप्लाई करना है, उसका व्यवस्था है। ये जो है सरकार के लिए, सरकार तो उसको स्वतंत्र रूप से दिया है कि तुम अपना इसका काम को करो। तो यह हमको लगता है कि बेहतर हमसे होगा कि जो नगर परिषद का जो अध्यक्ष है इसको ज़्यादा। सर अभी आपने कहा कि हम लोग ठीक कर लेंगे, सरकार बिजली के मामले को लेकर भी सोच रही है कि किस तरह से हम लोग नए लोगों से यानी कि नई कंपनियों से बिजली लें, और कुछ राज्यों में अभी बिजली का ज़्यादा बकाया होने के बावजूद केवल झारखंड सरकार के साथ ऐसा सौतेलापूर्ण व्यवहार चल रहा है। तो मेरा मानना है कि पैसा तो बकाया था, भले हेमंत सोरेन सरकार से हो, पहले रघुवर सरकार की हो, किसी की भी सरकार की हुआ, तो वो पैसा बकाया जो आप जो मतलब वहाँ आज मीटिंग लिए हैं वो उस मीटिंग का कम से कम जिस पार्ट जो हम लोग संदेश लोगों तक दे सके और जो मैसेज हो जिले वासियों के लिए मोटे तौर पर
इसमें कुछ ये हो मतलब बातें हैं जो जनता के हित के। आज विश्वसूत्री और जिला योजना का जो है हम लोग मीटिंग किए हैं और इसमें विश्वसूत्री में उपाध्यक्ष जो नया चयनित हुआ था, मनोनीत हुआ था और सदस्य भी थे, हमारे सारे विधायक भी थे, गोड्डा विधायक भी थे, जिला परिषद सदस्य जो है अध्यक्ष वो भी रही। इसके पहले पूर्व में जो विश्वसूत्री का मीटिंग हुआ था तो उसका एक संतुष्टि होता है जो उसमें कितना हम लोग ने काम कर पाए और अब तक जो बातें रखी गई थी, जो समस्याएं रखा गया था, उस पर समस्या का कितना हद तक उसका काम हुआ है। पहले तो उस विषय पर चर्चा हम लोग ने किया, उसमें माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का एक नहीं अनेक ढेर सारे प्रश्न था, मैंने अपना जिज्ञासा थी उनका, अमित मंडल का भी था। और आज वर्तमान परिस्थिति में आगे कैसे करके काम किया जाए, जनता के बीच में जो काम अधूरा पड़ा है उसको कैसे हम लोग कर पाए, जन आकांक्षा के अनुरूप चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो उस पर हम कैसे काम करें, उस विषय बिंदुओं पर चर्चा हुई। आज के मीटिंग में मुख्य विषय जो उठा था बिजली की समस्या, सीड्स जो हम लोग किसानों को दिए हैं, जो पहले कभी जब धान रोपनी हो जाता था, गेहूं का बुआई समाप्त हो जाता तब मिलता, लेकिन अब आजकल इन टाइम मिलता है। ये हमारे सरकार की उपलब्धि है कि किसानों का सही समय पर बीज देना, ये हमारे जी का नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है उसका देना है। सर, बीज वितरण में अभी भी दिक्कत हो रही है, लोगों को समय पे नहीं मिला है, इस बार कई लोग इसको लेकर नाराजगी भी जता चुके हैं। अभी मिल रहा है, कुछ लोग दिक्कत वो तो कि आवंटन का आधार पर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनलिस्टेड होता है। आज लोग चाहता है कि हमारा घर में ही सीट पहुंचा दिया जाए, तो पहले हर प्रक्रिया में एक चीज़ है। आज जैसा हम लोग जो मुख्यमंत्री सुखाड़ आया था उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, और मान लीजिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना जो हम लोग चला रहे हैं तो किसानों का आगे आना पड़ेगा। एक भी अल्पसंख्यक का नाम क्यों नहीं है? क्या अल्पसंख्यकों पर से आपका पार्टी का भरोसा उठ गया है? देखिए, निश्चित तौर पर इस चीज़ को हमने रात करीब 11-12 बजे हम लोग जगह मीटिंग करके देखे थे, और देखने के बाद हमारा आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी से बात हुई और मैं आशावादी है कहीं पर हो सकता है गलती हुई है, उसको सुधार का रास्ता है और सुधार निश्चित तौर पर सुधार हो। ऐसा तो नहीं कि आपके खेमे से उठ के जेएमएम के पाले में चले जाए अल्पसंख्यक? नहीं, ऐसा हमारा वर्कर इतना कमज़ोर नहीं है, और हमारी पार्टी जो है बैग में क्या बोलते हैं, त्यागर बलिदान की पार्टी है। जिला अध्यक्ष मिले या क्या बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष मिले या ना मिले, हम तो एक विचारधारा के साथ है हमारे पार्टी, इसलिए लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोग हाँ, निश्चित तौर पर हमने देखा, हमने अपना व्हाट्सअप आया, सारी चीज़ को हमने देखा है और हमने ऊपर में बात किए हैं, और रात को ही बात करके हम बोले कि ये थोड़ा जैसे भी जो कारण भी हो कहीं पर चूक हुई है, इस चूक को हम लोग दूर करेंगे। आइए प्रदीप जी। आ रहा है। आप रख सकते हैं, आप जिला के मालिक हैं, आप कैसे ले रहे हैं? अमित जी नहीं ले रहे हैं। ठीक है। हाँ जी प्रदीप जी, हाँ बैठा राजेश भाई आएंगे। ठीक है। आप लोग के जिला अध्यक्ष हाँ, इनके भी जिलाध्यक्ष केंद्रीय समिति आ गया है। जिलाध्यक्ष मीटिंग में था, जो इधर से जा सकते तो मसौदा नहीं बना कि विधानसभा के पटल पर कैसे है? राज्यपाल के यहाँ नहीं गया है। अरे भाई, तो उसका प्रक्रिया होता है। देखिए आज हम लोग एक नहीं 4 हम लोग भेजे थे, जो विधानसभा से पारित करके हम लोग 4 विधायक भेजे थे, सारे के सारे लौट कर आए। पता है कि नहीं ये बात का किसके संज्ञान में है? ये 4 के 4 हम लोग भेजे थे, वो रिटर्न आया। कौन? आपका आया अभी हाल में हम लोग को गया था क्या,
4 आया है, हमको याद है अभी तो हाल में। हाँ, एक टीएससी वाला मामला, एक टीएससी मामला है, नगर निगम गया था, और हमको चार अब देख पूछ लिए 4 लोड कराया। तो हम लोग इस बार जो है कि हम लोग जहाँ जहाँ उन्होंने लिखा कि यहाँ हिंदी में स्पेलिंग गलती है या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में गलती है, जो भी है वो सारी गलतियाँ को सुधार करके हम लोग एक बार नहीं कई बार पुनर्चयन करते हैं, देखने के काम करेंगे, ताकि इस बार जाकर कहीं पर फुल स्टॉप कॉमा में कहीं गलती नहीं हो जो दोबारा लौट कर आए, इसलिए सरकार समय ले रही है। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल है कि गोड्डा जिला मुख्यालय में 26 जनवरी के अवसर पर मेला लगता है और उस मेले को राज्य सरकार ने राजकीय मेला का घोषणा दर्जा दे रखा है, लेकिन राजकीय मेला कैसे रहेगा, इस पर कोई भी विकास का काम वहाँ कुछ नहीं हुआ, एक लाइट भी नहीं लगी है वहाँ। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है, 1 साल से पहले घोषणा की गई। इस बार राजकीय मेला घोषित हो गया है, उस पर व्यवस्था होगा 26 जनवरी। तो ठीक है, आप लोग संज्ञान में दिया, निश्चित तौर पर जब घोषणा किया तो सरकार उस पर उस दिशा में काम करेगी। आज हम लोग जिस मुख्य मांग को लेकर आज हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, ये दरअसल भारत का संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। भारत के संसद के द्वारा जो पारित कानून सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है, जिसके साथ रोज हनन किया जा रहा है कार्यपालिकाओं के द्वारा, आज ये ऐसे ही विषय पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन गोड्डा के द्वारा जब हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के साथ सूचना मानते हैं, तो सूचना का अधिकारी व उसके सीनियर अधिकारी जो प्रखंड रखते हैं कि सूचना का जो है कानून सूचना आम जनता तक नहीं पहुंच पाए। उनका षड्यंत्र ये है कि भारत का जो संविधान के द्वारा पारित, फिर संविधान में जो आम जनता को जो हक है सूचना मांगने का, पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन के द्वारा लगातार उसके साथ खड़ी किया जा रहा है। ये सिर्फ पेयजल की ही विभाग का बात नहीं है, भारत के ऐसे तमाम जो विभाग हैं, जो जिला है, जो राज्य है, जो प्रखंड है, इन सारे जगहों पर सूचना का अधिकार अधिनियम का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। ये पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन गोड्डा के द्वारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो खुलेआम उल्लंघन कर रहा है, मैं उसे बता देना चाहता हूं कि भारत का जो संविधान का रक्षक, ये इस देश का जो युवा पीढ़ी है, आम छात्र है, तो मजदूर है, किसान है, ये आज लोग सीना तान के खड़ा है कि हम लोग आज किसी भी कीमत पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन के जो मनमानी है उसके खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन का आज आगाज कर रहे हैं। किस तरीके से पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन में नंगा नाच चल रहा है, पैसों का बंदरबाट हो रहा है, जब इसकी सूचना हम लोग मानते हैं तो वो लोग तरह तरह का जो षड्यंत्र रचता है, प्रपंच रचता है कि आप लोगों को सूचना नहीं दे सके। ये योजनाएं का जो सीधा कटक जा रहा है, योजनाओं में निकल जा रहा भ्रष्टाचार करके, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपसे आगाज कर रहे हैं, आने वाले समय पे पेयजल स्वच्छता प्रबंधन के जो अधिकारी है, जो घोटाला किए हैं, उन सभी को जेल का हथकड़ी बनाकर जेल दूसरे का भी काम करेंगे हम लोग। आज ही हम लोग जो सूचना आयुक्त राज्यपाल महोदय को, प्रवर्तन निदेशालय ईडी को और राज्यपाल महोदय के द्वारा हम लोग ये निवेदन करते हैं, राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि जो भारत का जो संविधान की रक्षा करने के लिए आप लोग आगे आए और ये संज्ञान ले कि पेयजल प्रबंधन के द्वारा किस तरीके से
राशि के बंदरमाट किया जा रहा है। किस तरीके से वो लोग सूचना का अधिकार अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है, किस तरीके से वो लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से आम जनता का जो टैक्स की राशि से किस तरीके से वो लोग जो करोड़ों का घर, करोड़ों का फ्लैट, अपने गाड़ी, महंगा गाड़ी और अय्यासी रजिस्ट्री कर रहा है। एक तरफ गरीब मर रहा है, एक तरफ सुविधा नहीं है गरीबों को, लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था को ये लोग जिस तरह खराब कर रहे हैं, जिस तरह सूचना अधिकार अधिनियम को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में हम सभी छात्र युवा लोग सड़क पर खड़ा है और सड़क पर खड़ा होते हुए न्यायालय से और सड़क तक की लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। हम लोग हमेशा इस देश की जो बेबुनियादी जो मुद्दा है, जो आम जनता की जो मौलिक समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, इसके निदान के लिए हम लोग सड़क पर लड़ते आए हैं और आगे भी सड़क पर लड़ते रहेंगे। लेकिन पेयजल सुविधा प्रमंडल ये भूल जाए कि हम लोग अब चुप रहकर बैठेंगे। आज से हम लोग आगाज है लड़ाई का, सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई जारी रहेगी और सड़क पर हम लोग लगातार इस देश की जो संविधान है, जो कानून है, जो धारा है, इसको बचाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष करते रहेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ परिजन के कार्यक्रम अभियंता को कि आप जो सोच रहे हैं कि सूचना नहीं देंगे तो ये आप गलतफहमी में हैं। सूचना तो हम लोग हर हाल में लेके रहेंगे और पेयजल प्रमंडल के द्वारा सूचना भी देगा, चाहे वो आप दीजिए या न्यायालय के आदेश से मिलेगा या प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से आके वहाँ पे जो जांच पड़ताल होगी ये समय बताएगा। क्योंकि मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूँ और एक हफ्ता का समय देते हैं, एक हफ्ता का समय रहते आप सूचना उपलब्ध कराएं, नहीं तो हम लोग और भी चरणबद्ध आंदोलन के साथ खड़ा होंगे। और मैं न्यायालय से राज्यपाल महोदय से अपील करता हूँ कि आप समय रहते हम लोगों का कानून की रक्षा करें, क्योंकि जब तक आम जनता के कानून की रक्षा नहीं होगा तब तक इस देश का जो बड़ी आबादी सुखी संपन्न नहीं रह सकता है। इक्कीस में ये लोग सभी योजनाओं को बंदरमार करते हुए देखा जा रहा है, चाहे वो मुक्ता का एनओसी देने का मामला हो, चाहे नाबेड का मामला हो, या जनसंख्या का मामला हो, ये सारे योजनाओं को ये लोग अटक करने की जिम्मेदारी है। शौचालय निर्माण की बात हो या आपका हर घर जल नल का मामला हो, इसके द्वारा पेयजल के द्वारा लगातार कई सारा बंदरमार किया गया है। इसकी सूचना हम लोग मांगे, ये सूचना देने से मना कर रहा है, सरपंच रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। इस षड्यंत्र को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। इसी साथ मैं आज से आंदोलन का आगाज करता हूँ। सभी को फिर से भूल रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं हकीकत तक। आज मैं एक शख्स से बात कर रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे और राजनीतिक का बहुत ही मंझे हुए नेता हैं, छात्र हैं, क्योंकि ये करीब जो है 5 से 7 साल से लगातार राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और उससे कई साल पहले से, अभी तो एक्टिव है 5, 6, 7 साल से, लेकिन ये राजनीतिक के ऊपर विश्लेषण बहुत तरह तरह का पढ़ाई किए हैं। और आपका एजुकेशन कहाँ तक? डबल मास्टर डिग्री कर किए हैं और वो भी पॉलिटिक्स पे। तो इनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है राजनीतिक को लेकर। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, इस सवाल करने से मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है केंद्र में बीजेपी का सरकार है। कुछ साल पहले जो है 14 से पहले तो कांग्रेस के थे और उसके बाद बीजेपी आए। तो बीजेपी 2014 के बाद आने से क्या क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के आने के बाद देश में क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा हुआ। पहले अच्छा ही बताइए। नमस्कार सभी को। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राज्य सरकार सेंट्रल में आने से और जहाँ जहाँ राज्य सरकार में है वहाँ पे विकास की जगह विनाश हुआ है। जैसे कि विनाश हुआ है, जैसे रिजर्वेशन की, जो SC OBC के रिजर्वेशन करीब करीब ख़त्म करने का प्रयास किया गया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, देश के हर एक संस्थान वो निजीकरण अंबानी अडानी के हाथ में बेच दिया गया। तो इससे SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन मिला था सरकारी क्षेत्र में वो तो प्रतिबंध लग गया। तो नरेंद्र मोदी के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा बहुजनों को जो है इफेक्ट किया है, उसके ऊपर वार हुआ है। 2014 में माननीय
मोदी जी की सरकार है गवर्नमेंट में 2015 में 350 ओबीसी आईएएस को क्रीमी लेयर का बैरियर लगा के उनको जो है नियुक्ति से रोक दिया गया। तो ये कहने का तो है नरेंद्र मोदी भाजपा जो है ये जो है मोदी जी ओबीसी हैं, ये सबसे ज़्यादा आघात जो है ओबीसी समुदाय को किया है। तो मोदी जी के द्वारा पूरे देश को निजीकरण करते हुए संविधान पे लगातार चोट करने की प्रयास किया गया है, संविधान के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया है। और इस देश में लगातार संघर्ष जो है दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय उनके साथ ओबीसी भी कर रही है। पढ़े लिखे लोग भी जो है मोदी समर्थक, और उसको भी आप अंधभक्त बोलते हैं। देखिए पढ़े लिखे लोग से यहाँ पे ये तात्पर्य ये है ना कि आज का एजुकेशन क्या है। भगत सिंह ने कहा कि क्या हम लोग कलर की शिक्षा ले रहे हैं जी, या मानवतावादी जो है शिक्षा ले रहा है। आज के डेट में जितने भी लोग पढ़े लिखे जिसको कह रहा है ये कलर की शिक्षा है। मतलब आज उनको मैथमेटिक्स पढ़ लिया, अकाउंट्स पढ़ लिया या कुछ भी इतना पढ़ लिया कि वो कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगिता जो एग्ज़ाम पढ़ लेगा, लेकिन सामाजिक उसको ज्ञान नहीं है कि समाज कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, देश का दूरगामी परिणाम क्या होगा। दूरदर्शिता एक सोचने समझने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसके ऊपर क्या बताना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र पहले चाहिए। तो कहने मतलब कि हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC की स्थान क्या होगा? SC ST OBC का स्थान क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में खुश नहीं रहेंगे क्या? हिंदू कहाँ से हुआ? अच्छा, हिंदू धर्म में 4 वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण पाला सबसे श्रेष्ठ, उसके बाद क्षत्रिय हुआ, फिर वैश्य हो गया, उनके बाद शूद्र हो गया। तो ब्राह्मण का काम है जो भी है आपका पढ़ना लिखना या शासन व्यवस्था चलाना, राजपूत का काम है सेना का काम है, बिजनेस का काम है इस पे, ठीक है ना। फिर शूद्रों का काम हो गया कि सेवा करना। अभी कहाँ है? पहले था भैया। तो अभी इसलिए नहीं है ना कि भारत का संविधान है जी। तो भारत का संविधान को हटाओगे तब तो हिंदू राष्ट्र आएगा जी। मनुस्मृति लगा हटाना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र लाने के लिए। हाँ तो संविधान हटाना पड़ेगा ना। संभव है हिंदू राष्ट्र? हाँ संभव है। अगर देश का समाज का लोग अगर जागरूक नहीं रहा, ठीक है। हिंदू राष्ट्र बनाना यानी मुस्लिमों को निकालना, इतना बड़ी आबादी को। मुस्लिम तो टारगेट है। अच्छा, मेन टारगेट तो जो है SC ST OBC को रिलाई करने के लिए है। अच्छा, ठीक है ना। रिजर्वेशन किसका खत्म कर रहा है? SC ST OBC। छात्रवृत्ति किसका खत्म कर रहा है? वैकेंसी किसका रोका जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन में सबसे ज़्यादा लॉस किसका है? SC ST OBC का। नंबर किसका काटा जा रहा है? अंगूठा किसका काटा जा रहा है? गला किसका काटा जा रहा है? बलात्कार किसका हो रहा है? किस जाति का हो रहा है? आप एक आंकड़ा NCRB का रिपोर्ट देख लो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लॉस जो है, सबसे ज़्यादा अत्याचार SC ST OBC पर है जी जी, ठीक है। वो तो भारत का संविधान लागू होने के बाद ये भी जो है ये जारी है। जब भारत का संविधान जबकि प्रोटेक्शन देती है SC ST OBC को, ठीक है। जब संविधान नहीं रहेगा उसके बाद तो फिर आप देखिए कि किस तरह के जाते हैं। आप कहना चाहते हैं ये सिर्फ ढकोसला है एक तरह से, और इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है। बस टारगेट SC ST OBC के सारे अधिकार नाम पे लिए जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाते हो तो ये तुम ये क्लियर करो कि आपका SC ST OBC हिंदू राष्ट्र में किस स्थान पे रहेगा, ठीक है। उसका स्थान क्या होगा? अच्छा, ये देश तो सभी लोगों का है, इस चीज़ को आप कैसे मानते हैं कि एक ही समाज का क्यों होगा ये देश? पहले होगा ही नहीं ना, ठीक है। देखो बात ये है कि आपका ये जो कुछ लोग परसेंट है ना, वो जो राज्य पे शासन कर रहा है वो मात्र 2 से 2.5% है, 3% लोग हैं। 2-3% सिर्फ ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को ही बताना चाह रहे हैं। ठीक, अब देख लीजिए वो आपकी एनालिस्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ वो आपकी स्टडी के वो लोग कर रहा है, तो वो लोग जाति ठीक है। और भी लोग है उसमें, जो भी लोग है नेशनल सेक्रेटरीट में देख लो, स्टेट सेक्रेटरीट में देख लो, बड़े बड़े जगह देख लो, बड़े नेताओं का सेक्रेटरी देख लो, ठीक है ना। हाँ, तो वो परसेंट है। तो वो अपनी जाति के नाम पे अगर चुनाव लड़ता है, ठीक है, तो एक स्कूल का जो अति सदस्य होता है ना, वो सदस्य नहीं बन पाएगा। एक छोटा सा पंचायत चुनाव का जो वार्ड पार्षद होता है ना, वो नहीं जीत पाएगा। धर्म के नाम पे प्रधानमंत्री तक बना हुआ है। अच्छा, 2024 के इलेक्शन में कौन कौन से पार्टी को आप रेस में देखते हैं? मैं कह रहा हूँ जब तक विपक्ष एक नहीं रहता है, विपक्ष एक नहीं रहेगा तो ये लोग कहीं अलग अलग लड़ेंगे।
अगर अलग अलग रहेगा तो बेमौत मारा जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से अगर टॉप 5 चुनना चाहेंगे तो आप पहला टॉप 5 में किसको किसको रखना चाहेंगे? क्या किसको किसको रखना चाहिए? 2024 के इलेक्शन में कोई टॉप 5 नहीं, सबको एक मिल के लड़ना पड़ेगा। और इस बार जनता को हम लोग बता रहे हैं, समाज लेवल में जागरूक कर रहे हैं, में कौन कौन आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी विपक्ष पार्टी कहता है कि भाजपा हराने के लिए वोट दो, ठीक है ना, तो उसको आप जो है उसको दौड़ाइए, कहो कि साला पहले तुम लोग गठबंधन करो, ठीक है ना, सभी पार्टियां गठबंधन करो, तुमको 50 सीट चाहिए, 50 की जगह तुम 25 लो, आप बाकी 20 सहयोगियों को बांटो, लेकिन गठबंधन साथ में करो। ठीक है, चाहे बसपा हो, MIM हो, अखिलेश हो, लालू यादव जी हो, तेजस्वी हो, जो भी है, JMM हो, हेमंत सोरेन हो, सारे पार्टियां मिलकर, कांग्रेस हो, एक साथ चुनाव लड़े और समन्वय शक्ति के अनुसार से, वोट बैंक के अनुसार से सभी लोग गठबंधन और सीट बांटो। ठीक है, पहले तुम लोग एक हो जाओ, ठीक है, उसके बाद जब तुम लोग एक हो जाओगे तब भारतीय जनता पार्टी जो है को ख़त्म कर सकते हो, हरा सकते हो, संसद से जाने से रोक सकते हो। नहीं तो आपने BSP का भी नाम लिया, तो BSP इस बार देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में मात्र 1 सीट लाए, तो क्या, और मायावती का भी पार्टी, देखिए पार्टी सीट से नहीं गिना जाता, वो वोट परसेंट होता है, ठीक है ना, सभी के वोट परसेंट है, आखिर 12% वोट परसेंट अगर उनका है। मायावती को कहाँ देखते हैं आप 2024 के इलेक्शन में? क्या वो खुल के सामने आएंगी? 2022 के चुनाव में खुल के नहीं आई थी सामने। देखिए, सबका पार्टी का काम करने का अपना तरीका है जी, कोई हुड़दंग मचा के करता है, कोई समन्वय बैठा के करता है, कोई शांति से करता है, ठीक है ना। जनता के बीच बहुत कम देखा गया उनको, और वो सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन करके छोड़ दिया, बाकी किसी भी कास्ट का सम्मेलन नहीं किया मायावती। देखिए, वो बहुजनों की पार्टी है, ठीक है, वो बहुजनों की पार्टी है, और आपका उसको और लोगों का वोट चाहिए, ठीक है ना, तो उनका सम्मेलन करेगी, ठीक है, जैसे कि किए और दूसरे का नहीं, वो बहुजनों की पार्टी है ना, बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी में आ जाता है उसको, हाँ, बहुजनों की पार्टी है। जैसे कि आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वो कभी ब्राह्मणों की ब्राह्मण सम्मेलन नहीं करवाती है। क्यों नहीं करवाती? क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी है, ब्राह्मण डोमिनेट पार्टी माना जाता है, ठीक है। हेमंत सोरेन जी जो है वो शेड्यूल ट्राइब का जो है की सम्मेलन नहीं करवाती है, ठीक, स्पेशली क्योंकि वो उसका एक बेस है, ठीक है। आप लालू यादव जी, यादव का सम्मेलन